बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। देखिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके पास सिर्फ मास है, लेकिन अगर वो मोशन में आए तो उसके पास वेलोसिटी भी है। तो मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है? लीनियर। यानी मोशन में आया तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी उसके मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके। तो दिस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसको प्रेजेंट करने का अगर आप तरीका देखें तो हम दो तरीकों से इसे डिफाइन करेंगे। क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, सिंबॉलिकली इसे आप p से शो करेंगे और मैथमेटिकली p इज इक्वल टू m टाइम्स v। बताइए ये इक्वेशन कब वैलिड है? मोशन, जब मोशन लीनियर मोशन हो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो मास तो कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, अब वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, नॉन कांस्टेंट भी हो सकती है। तो इसलिए ये इक्वेशन उस वक्त वैलिड है जब आपके पास लीनियर मोशन हो, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में से कैसे लिखेंगे? P is equal to m क्रॉस v। ये क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है? neither क्रॉस nor डॉट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दोनों क्वांटिटीज का वेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो इट इज neither क्रॉस nor डॉट। नीचे वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। फैक्टर्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा मास पर, अगर वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है, और ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर, अगर मास क्या हो? कांस्टेंट हो। यूनिट क्या है इसका? मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट, तो मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैथमेटिकली अगर आप देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के भी बराबर है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। अच्छा, कैसे बराबर है? तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सेकंड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन सेकंड इनटू सेकंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट, तो ये एक सेकंड इसकी पावर में आके सेकंड स्क्वायर बना देता है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर? न्यूटन के। तो रिजल्ट किसके बराबर हुआ? व्हिच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड के दरमियान, सिर्फ यूनिट्स के दरमियान। ठीक है, वरना एक बात याद रखो, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड आप नहीं कह सकते। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड क्यों नहीं कह सकते? जरा और से देखो, ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। और कौन सा लॉ है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कांस्टेंट मोमेंटम में, फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसलिए आप मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड नहीं कहेंगे। समझ आई कि नहीं आया? हाँ, चेंज इन मोमेंटम के लिए फोर्स की जरूरत है, तो हम फिर चेंज इन मोमेंटम का यूनिट कहेंगे कि न्यूटन सेकंड है। कैसे कहेंगे? अभी देख लें आप। चेंज इन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। The statement of Newton, original statement of Newton's second law is that
ओरिजिनल स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ की, पढ़ी हुई है? क्या है? फोर्स इज इक्वल टू change in linear momentum with respect to time. Yani force is the time rate of change of linear momentum. This is the original statement of Newton's second law. तो अब हमें ये साबित करना है starting from F is equal to ma कि force is the rate of change of linear momentum. अच्छा बताइए acceleration की क्या definition है? Change in velocity with respect to time. Considering this as equation 1 and this as equation 2. Put the values from 2 in. We get F is equal to m delta V upon delta V. ठीक है? अब बताइए कि ये डेल्टा V किसके बराबर है? VF minus VI upon डेल्टा T. ठीक है जी? अब बताइए m को अंदर अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? माइनस डिवाइडेड बाय, ठीक है? तो अब बताओ ये VF क्या है? MVF फाइनल मोमेंट, MVI. So F is equal to final momentum minus divided by delta T. So F is equal to Pm minus Pi upon delta T. So the force is the rate of change of linear momentum. जी बेटा, फिजिकली हमें ये बता रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई की तो फिर जो बॉडी रेस्ट पे वो मोशन में आएगी, उसका मोमेंटम चेंज होगा। जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है। तो फोर्स एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगी। तो अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ तो देखो ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, मैं अपनी फोर्स हटा दूँ, लुक एट इट, क्या हुआ? मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यही एक आपका एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू भी है, इफ यू ऑब्जर्व इट। जरा स्टेटमेंट को देखिएगा, द रेट ऑफ change of momentum of a body falling under the action of gravity is called, ऑप्शंस को देख लें, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वेट या नन? क्योंकि बॉडी इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो W इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है तो फिर मोमेंटम में चेंज कौन पैदा कर रहा है? वेट। वेट या जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। समझ आई? अच्छा, अब आप देखो, अगर मैं यहां से चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला निकालना चाहूं तो बताओ चेंज इन मोमेंटम का क्या फार्मूला होगा? F मल्टीप्लाई विद, समझ आई? तो चलो बच्चों आप खुद ही बता दो, चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? तो मोमेंटम चेंज करने के लिए किसकी जरूरत है? फोर्स की। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड है? नहीं, चेंज इन मोमेंटम का यूनिट मोमेंटम। देखो यहाँ पे जब हमने कहा था कि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, तो शर्त क्या लगी थी इस इक्वेशन में कि वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन फोर्स, तो आप मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम चेंज हो तो फोर्स अप्लाई होगी, तब हम उसका यूनिट जो है चेंज इन मोमेंटम का न्यूटन सेकंड की टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे। इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट तो फिर न्यूटन सेकंड ला है ना, फोर्स अप्लाई हुई है ना, इसलिए तो मोमेंटम चेंज हुआ है। फिर न्यूटन सेकंड ही लिखेंगे, ये लिखा है, लिखा है।
हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना कि चेंज इन मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड। एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं। हाँ, अब अगर आपने स्पेसिफिकली मोमेंटम कैलकुलेट करना है, आपको कहते हैं कि वेलोसिटी 0 से 20 तक दे, तो बताओ उसका बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, तो फिर उसका एवरेज मोमेंटम आप बताओ, क्योंकि जब वो रेस्ट पे थी मोमेंटम 0 था, लेकिन बढ़ता गया मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी मिली है 20, बॉडी का मास अगर 1 kg है तो फाइनल मोमेंटम 20 kg होगा। इस दौरान मोमेंटम में चेंज आया है, इसलिए वी विल टेक हेल्प फ्रॉम एवरेज वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे, यानी इस पूरे जर्नी में 0 से 20 तक जाते हुए एवरेज मोमेंटम क्या था वो हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू एवरेज वेलोसिटी। जहाँ पे भी चेंज आए ना तो बस एवरेज लगा दिया और एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है सर जी, ये जो दो इक्वेशन है में दोनों में वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये तो देखो दो तो नहीं है, ये तो स्केलर फॉर्म है, ये ओके। अब आते हैं फोर्स एंड सडन चेंज इन मोमेंटम। अच्छा देखो, हमारे पास कुछ फिनोमेना होते हैं जिनको क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फिनोमेना। तो इन इम्पल्सिव फिनोमेना में खासियत क्या होती है इस फिनोमेना की, कि इम्पल्सिव फिनोमेना में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम पे जा रही है और टाइम इंटरवल 0 की तरफ जा रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत लार्ज फोर्स एक्सर्ट हुई है। इम्पल्सिव फिनोमेना ऐसे फिनोमेना होंगे जिन फिनोमेनास में बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट हो रही है बॉडी पे, ठीक है। सो सिचुएशन कुछ यूं है, इन फिनोमेनास में मोमेंटम में जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और मोमेंटम में जो चेंज है वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चेंज कब होगा, देखो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस, ये अगर पॉजिटिव है उसका मतलब कि फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, ठीक है। बस ये एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। ये चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो, नेगेटिव। इसका मतलब है कि फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि बॉडी पहले से मोशन में थी और रेस्ट पे आ गई, और इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट, यहाँ पे फाइनल जा रहा है, हाँ बॉडी पहले से रेस्ट पे थी और मोशन में आ गई, यहाँ पर बॉडी मोशन में थी और रेस्ट पे आ गई। इसकी मिसाल फायरिंग ऑफ बुलेट, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, इसकी मिसाल कैचिंग ऑफ बॉल, हाँ कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल बिल्कुल, या कोलिजन ऑफ व्हीकल्स, कोलिजन ऑफ व्हीकल्स, या फिर कैचिंग अ बॉल, हैमरिंग अ नेल इनटू वुड। ये वेरियस एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखें ना, फायर करने से पहले बुलेट रेस्ट में है कि नहीं, और फायर होने के बाद उसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, तो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम में इसके ऊपर लगी और इससे सडनली बुलेट के गन के बैरल में एक हाई वेलोसिटी अटेन की। ऐसे रेस्ट पे बैठ रही थी और जैसे ही फायर हुआ बैरल से निकलती उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, 300 400 मीटर पर सेकंड चली। तो यहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत लार्ज फोर्स एक्सर्ट हुई। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन से पहले बॉम्ब रेस्ट पे, एक्सप्लोजन हुआ तो उसके सारे पार्टिकल्स बहुत हाई वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव है, तो व्हीकल्स बड़ी हाई वेलोसिटी से आ रहे थे, टकराए और रेस्ट पे आ गए। कैचिंग अ बॉल, बहुत तेज हाई वेलोसिटी के साथ बॉल आया, मैंने कैच किया और वो बहुत कम टाइम में मेरे हाथों में रेस्ट में आ गया, ठीक है। हैमरिंग अ नेल इनटू वुड, वो ये देखें ना, ये बड़ी सी हैमर और ये इसका मोमेंट ऑफ
इसी मोमेंट आर्म के थ्रू आप फोर्स अप्लाई करते हो। यहाँ पे कोई वॉल है जिसमें आप एक नेल पिन करना चाहते हो, ठीक है। लाइक दिस। तो अब देखो ना, इसका मास बहुत ज्यादा होता है लेकिन आप इसकी वेलोसिटी कम रखते हो, और इसका मास बहुत कम होता है लेकिन ये बहुत हाई वेलोसिटी। मोमेंटम इन एक्शन, हियर इज मोमेंटम इन एक्शन, कि यहाँ पे इस बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, लेकिन इसका मास कम है और वेलोसिटी, दोनों की क्वांटिटी ऑफ मोशन सेम है, दोनों की क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसका मास ज्यादा था, आपने बहुत कम वेलोसिटी इस्तेमाल करके इसको हिट किया, तो इसका मास तो कम है ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत, मोमेंटम की एप्लीकेशन आ गई। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी स्टडी करेंगे कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। सो दिस नेल सडनली आफ्टर रिक्वायरिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम कम्स टू रेस्ट। तो आप यहाँ पे देखो, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगी और मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज बहुत थोड़े से टाइम में। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फिनोमिना कहते हैं जी। ऐसी एग्जांपल्स तो बहुत हैं कि ज़्यादा टाइम में कम फोर्स अप्लाई हो। मसलन मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, एक्सेलरेटर पे पाँव रखता हूँ, गाड़ी आराम से जाएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ और बहुत थोड़ी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर सडनली एक्सेलरेटर पे पाँव रखूँ, गाड़ी एकदम जंप करेगी। आप इसको ट्राई करो, मोटरसाइकिल पे बैठो अपने दोस्त के साथ, मोटरसाइकिल पीछे बैठ जाओ, ठीक है, और उसको कि आराम से एक्सेलरेटर दे, तो फिर आप आराम से उसके साथ जाओगे। फिर अगर आपका दिल माने और आप ऐसा करना चाहें तो फिर उसको क्या, एकदम एक्सेलरेटर दो, ठीक है, तो मोटरसाइकिल चली जाएगी और आप अपनी जगह पे रह जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी सेफ्टी के साथ ये काम करना। तो हम इन फिनोमिना में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये अगर आप देख लो तो इसमें इन्वॉल्व फोर्सेस सारी टाइम डिपेंडेंट है, और कल हमने टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस पढ़ी भी थी, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है ना। तो आज हमने टाइम इंटरवल के ऊपर लिमिट लगाई है कि टाइम इंटरवल इज अप्रोचिंग टू, जैसे आप क्रिकेट बॉल हिट करते हो, तो अब बैट है, बैट की आर्म लेंथ या मोमेंट आर्म बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी द स्वीट पार्ट ऑफ द बैट टू हिट द क्रिकेट बॉल इज द बॉटम ऑफ द बैट। जब यहाँ पे बॉल हिट करेगा तो मोमेंट आर्म बहुत बड़ा है, तो फिर बहुत ज्यादा टॉर्क पैदा होगी, फोर्स बहुत ज्यादा एक्सर्ट होगी, तो बॉल बहुत दूर जाएगा। अगर बॉल इधर लग गया तो फिर वो बाउंड्री के अंदर ही कहीं पे भी जा सकता है। सो हियर इज द ट्रिक यूजिंग फॉर हिटिंग अ बिग शॉट। इम्पल्सिव फिनोमेना यही हुए ना, ये फायरिंग ऑफ बुलेट, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ये फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम में अप्लाई होगी, ये इसमें शर्त है। अब क्रिकेट बॉल बैट के साथ इन कांटेक्ट आया तो बहुत कम टाइम के लिए इन कांटेक्ट आया, इस दौरान बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो ऐसे फिनोमेना सारे इम्पल्सिव फिनोमेना की कैटेगरी। चेंजिंग मोमेंटम पॉजिटिव, चेंजिंग मोमेंटम नेगेटिव, क्या इसका मतलब यही था ना, ये देखो, पहले बुलेट इनिशियली बुलेट रेस्ट पर थी, फाइनली उसके पास बहुत हाई वेलोसिटी है, तो फाइनली 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इनिशियली 0 थी, तो 200 न्यूटन सेकंड इसके मोमेंटम में चेंज आ गई, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर गाड़ियाँ टकराने से पहले अगर आप देखो, या बॉल को देख लो, चलो बॉल आपने कैच किया, तो बॉल आ रहा था 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम उसका फर्ज करो 1 kg का बॉल है, तो 20 kg मीटर पर सेकंड, 20 kg मीटर पर सेकंड उसका इनिशियल मोमेंटम है। जब आप उसको कैच करते हो वो रेस्ट में आ जाता है, फाइनल मोमेंटम 0, 0 माइनस 20 इज -20। तो मोमेंटम का पॉजिटिव होना मतलब मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, चेंज इन मोमेंटम का नेगेटिव होना मतलब मोमेंटम डिक्रीज हुआ है, ये मतलब है इसके कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब इन फिनोमिना में इन्वॉल्व फोर्सेस जो हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। इन फिनोमिना में इन्वॉल्व फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स।
second characteristic, it is non-constant. Third characteristic, it is instantaneously immeasurable. और fourth characteristic, it is varying over wide range. क्या मतलब इसका? यहाँ पे देखिए जरा, क्रिकेट बॉल को जब आप हिट करते हैं तो उसका फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ स्टडी करते हैं। यहाँ पर फोर्स इन न्यूटन्स, टाइम इन सेकंड, तो इस इंटरवल t1 और t2 के दरमियान जो है फोर्स एक्ट कर रही है, t1 से t2 के दरमियान, ठीक है। ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब जरा इसको स्टडी करें, हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, जस्ट गिव इट अ लुक, ठीक है, शार्प लुक। इधर देखो, t1 पर फोर्स क्या है? 0 है, और फिर वो थोड़े से टाइम में फोर्स बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये मिली सेकेंड का भी हो सकता है, ये मिली सेकेंड से कम भी हो सकता है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब बॉल बैट के साथ कितनी देर के लिए इन कांटेक्ट आया? बहुत स्मॉल टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इन कांटेक्ट आया। तो इस दौरान क्या हुआ कि फोर्स 0 से कहां पे चली गई? मैक्सिमम पे चली गई कि नहीं? तो फोर्स 0 से मैक्सिमम पे गई और दोबारा मैक्सिमम से 0 पे आ गई। तो अब आप पहली बात देखो, ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स होगी। क्यों? क्योंकि आपके बैट को अगर आप देखें ना, हैवी है बॉल के मुकाबले में, फिर आप उसको जब यूं पुल करके लाते हो तो आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो स्मॉल इंटरवल ये और वो लार्ज फोर्स हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट की है। अब यहाँ पे बॉल बैट के साथ इन कांटेक्ट नहीं आया, अब इन कांटेक्ट आया तो देखो, अच्छे से देखो, सारे फोर्स बढ़ना शुरू हो रही है कि नहीं? फोर्स बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, लेट मी डू इट अगेन, क्योंकि ये इट इज नॉट लुकिंग दैट गुड, गिव मी दिस स्केल। अब फोर्स बढ़ना शुरू हो रही है, फोर्स इंक्रीज हुई, फोर्स फर्दर इंक्रीज हुई, फोर्स फर्दर इंक्रीज हुई और मैक्सिमम पे चली। उसके बाद अब बॉल बैट से डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो फोर्स कम होना शुरू हो रही है, कम होना शुरू हो रही है, कम होना शुरू हो रही है। फोर्स यहाँ पे इस पॉइंट पर 0 हो गई कि नहीं? तो देखो, जरा ऑब्जर्व करो, पहले फोर्स बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच गई है ना, और उसके बाद अब वो कम हो रही है कि नहीं? तो कम होते होते फाइनली जब बॉल बैट को छोड़ देगा तो 0 हो जाएगी कि नहीं? अब इस ग्राफ को स्टडी करते हुए ये बताएं कि क्या इस इंटरवल डेल्टा टी के दौरान, इस इंटरवल डेल्टा टी किसके बराबर होगा? यस, t2 माइनस t1 के दौरान जो फोर्स लग रही थी, क्या वो एक कांस्टेंट फोर्स? तो ये लो, ये फोर्स नॉन कांस्टेंट है, एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स है, पहले एक्सप्लेन कर चुके। अब ये इंस्टेंटेनियसली इमेजरेबल है। क्यों इंस्टेंटेनियसली इमेजरेबल है? कि हर इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, बहुत छोटे से इंटरवल में बहुत तेजी से चेंज हो रही है, वेरिंग ओवर वाइड रेंज। वाई एक्सिस के अलोंग बहुत वाइड रेंज में ये बहुत तेजी से चेंज हो रही है, यानी अचानक ये 0 से बहुत तेजी से मैक्सिमम की तरफ गई और अचानक मैक्सिमम से 0 की तरफ आ गई इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो इट इज वेरिंग ओवर वाइड रेंज। इस फोर्स को तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड इंपल्स, व्हिच इज कॉल्ड इंपल्स। अब दोबारा बताता हूं, इन फिनोमेना में इन्वॉल्व फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमें पता चला कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कांस्टेंट फोर्स जो बहुत वाइड रेंज में वेरी कर रही है, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कर रही है। ये चारों बातें मैंने अब आपको इस एक जुमले में बताई। तो ऐसी फोर्सेस को मेजर करना मुश्किल है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को मेजर करना आसान है। इसीलिए वी नीड टू डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज इंपल्स। सो वी डिफाइन इंपल्स। यहाँ पे हम इंपल्स को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज इंपल्स?
देखिए, impulse is the product of average force and the duration of time for which the force acts on the body. Symbolically इसको आप J से represent करते हो, तो mathematically J is equal to average force into time. तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो J is equal to F average into time delta T. बताओ ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट? सिंपल प्रोडक्ट है ये, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगेन दोनों क्वांटिटीज का वेक्टर होना जरूरी है। अब ये एवरेज फोर्स क्यों ली है? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि ये इक्वेशन कब वैलिड है जब वेलोसिटी। अब अगर मैं यहाँ पे F लिख देता तो F तो चेंज हो रहा था, तो चेंज को कैसे टैकल करते हैं? एवरेज से। अब ग्राफिकली, ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया कि मैं एवरेज ले रहा हूँ, ग्राफिकली भी यहाँ पे एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम एवरेज लेंगे तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स प्लस डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल फोर्स 0, फाइनल फोर्स द मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो एवरेज फोर्स मेरे पास यहाँ पे आ रही है हाफ ऑफ मैक्सिमम। दिस इज ऑल एवरेज फोर्स, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अब इस एवरेज को जरा ग्राफिकली चेक करते हैं कि ये एवरेज ग्राफिकली काम कर रहा है। अच्छा बताओ, एवरेज क्वांटिटी को कांस्टेंट बनाता है नॉन कांस्टेंट? कांस्टेंट। हम एवरेज क्यों लेते हैं? ताकि फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दें। तो यहां पर भी हम एवरेज ले रहे हैं। देखिएगा। अच्छा एक बात बताएं, इस ग्राफ का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमें इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है तो देखते हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरिया का सिंपली मतलब याद है y को x से मल्टीप्लाई करना। तो अगर इस ग्राफ में हम देखें तो y और x बेसिकली क्या है? y के अलोंग फोर्स है और x के अलोंग टाइम है। ठीक है, अब क्योंकि इस सिचुएशन में, इस ट्रायंगुलर पैटर्न में फोर्स चेंज हो रही थी, तो मैं यहाँ पे एवरेज लिया था। एवरेज फोर्स ये ग्रीन ब्लू कलर की लाइन है कि नहीं? अब बताओ T1 से T2 तक ये फोर्स कांस्टेंट है कि नॉन कांस्टेंट? कांस्टेंट है। तो ये मेरी एवरेज फोर्स, यानी ये डेल्टा T बन जाएगा और ये डेल्टा T बन जाएगा ये, और इस डेल्टा T पर मेरे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ये फोर्स है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स ये है और ये मेरे पास डेल्टा T है अलोंग x एक्सिस। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करूं तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है? डेल्टा T, और हाइट कितनी है? एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। समझ आई कि नहीं आई? सो दोबारा करते हैं। इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? इंपल्स। देखो इधर हमारा इस ग्राफ में मसला क्या है कि ये जो रेड कलर की कर्व है ये कौन सी फोर्स की कर्व है? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। तो हर इंस्टेंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। yes, जैसे इस इंस्टेंट पर कम है फोर्स, इस इंस्टेंट पर ज्यादा है, और इस इंस्टेंट पर मैक्सिमम है, फिर उसके बाद कम होना शुरू। तो अब मैं जब इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो कौन सी करूंगा? एवरेज वैल्यू पुट करूंगा। तो मैंने इसका एवरेज फोर्स कैलकुलेट किया। एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 किया, तो एवरेज हाफ ऑफ मैक्सिमम के बराबर आया। तो मुझे पता चला कि इस वेरिएबल फोर्स को ये कांस्टेंट फोर्स रिप्लेस कर रही है ओवर दिस इंटरवल डेल्टा टी। ये है वो इंटरवल डेल्टा टी जिस पे ये कांस्टेंट फोर्स, एवरेज फोर्स एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये वेरिंग फोर्स जो थी 0 से 100 न्यूटन तक जाती थी, लेकिन ये एवरेज फोर्स 50 न्यूटन है। 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50। तो ये 50 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स इस इंटरवल से इस इंटरवल तक बॉडी पे एक्ट कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इफ यू रिमेंबर, अगर हम डिस्टेंस कवर करना शुरू करें मिसाल के तौर पे पेशावर से इस्लामाबाद तक का, तो 210 किलोमीटर का फासला है। अगर हम 3 घंटे में जाते हैं तो हमारी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो अब ये क्या है? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय total distance is 210 kilometer, total time is 3 hours, so average speed is 70 kilometer per hour। अब अगर आप 3 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचे तो इसका मतलब क्या ये है कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 70 किलोमीटर पर आवर? नहीं। जब आप
रश वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पे आपकी स्पीड कम होगी, मोटरवे पे हाईवे पे चले जाएंगे स्पीड। लेकिन आपने जो रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया? 70 किलोमीटर पर आवर, ये आपने एवरेज रिपोर्ट किया कि अगर कोई भी ना होता रोड पर तो इस स्पीड से आप जाते तो 3 घंटे में पहुंच जाते। तो आप वेरिएबल स्पीड से जा रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, अब जरा मुझे किस्सा सुनाओ सारा कि 3 घंटे में किस किस वक्त पे क्या स्पीड थी, तो ये बड़ा दर्दनाक किस्सा होगा। आप मोटरवे टोल प्लाजा तक पहुंचते हुए जो दर्दनाक सफर आपने कवर किया, रास्ते में जिस रश का आपको सामना करना पड़ा, गाड़ी बचा बचा के कभी रिक्शे वाले से बचा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल वाले से, कभी ट्रक से, कभी बस से, तो ये बड़ा दर्दनाक सफर है। मोटरवे पे जाते ही आप रिलैक्स हो जाते हैं, बड़ी हाई स्पीड के साथ आपने डिस्टेंस कवर किया। तो द थिंग इज, जहां पर वेरिएशन आ रही हो तो वहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। हम क्या करेंगे? एवरेज लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएशन थी ना, हमने उसको किससे रिप्लेस किया? एवरेज से। तो हमारे लिए अब आसान हो गया कि इस पूरे इंटरवल डेल्टा टी पर जो एवरेज फोर्स सेट कर रही है वो ये है। इज इट क्लियर? अब ये बताओ कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में जो ग्राफ बना हुआ है उसका एरिया ज्यादा होगा या इस स्क्वायर फॉर्मेशन? अच्छा, ऐसा करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि किसका एरिया ज्यादा है। लेट्स चेक दिस, इधर दो, चेक करते हैं कि किसका एरिया ज्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है एक्चुअली तो एक ट्रायंगल नहीं है, चेक करते हैं कि इसका एरिया ज्यादा है कि नीचे स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। अच्छा देखो, ये वो एरिया है ट्रायंगल का जो इस ग्राफ से बाहर है कि नहीं? यस सर। होल्ड इट फॉर मी। तो जितना एरिया मैंने इस एवरेज फोर्स की वजह से लूज किया है, उतना इस ट्रायंगल के अंदर एक्स्ट्रा एरिया गेन भी किया कि नहीं किया? ओके, कीप लुकिंग एट इट। ओके, इधर इस साइड पे इस हाफ में जितना एरिया मैंने लूज किया था उतना एरिया मैंने इधर गेन भी किया है कि नहीं किया? ओके, लेट मी गिव इट अ बाउंड्री। बिल्कुल इसी तरह देखो, जितना एरिया मैंने यहां पे ऊपर लूज किया, ठीक है, इतना एरिया मैंने लूज किया है, किस वजह से? इस एवरेज की वजह से। तो चेक करो, उतना ही एरिया मैंने इस तरफ गेन किया कि नहीं किया? तो एरिया लॉस्ट इज इक्वल टू एरिया गेन। एवरेज लेने से कोई नुकसान हुआ? उल्टा फायदा हो गया कि कैलकुलेशन आसान हो गई है। समझ आई कि नहीं आई? और इस ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम, व्हिच इज कॉल्ड इंपल्स। इस ग्राफ का एरिया हमें क्या दे रहा है? इंपल्स दे रहा है। तो आप इधर अगर इधर देखो दोबारा, तो जितना एरिया आपने इस रीजन में लूज किया उतना गेन। ये फर्स्ट करो, अगर एक ट्रायंगल था तो ऊपर जो एरिया आपने वेरिएबल फोर्स के ग्राफ में लूज किया था वो यहाँ पे गेन किया, इधर जो आपने लूज किया था वो आपने यहाँ पे गेन किया। तो अब दोनों ग्राफ्स का एरिया, अब देखो ये तो मुश्तरका एरिया है ना दोनों का, ये तो दोनों का कॉमन रीजन है। इस कॉमन रीजन में दोनों का एरिया सेम है, लेकिन इस स्क्वायर ने ये ऊपर वाला एरिया लूज किया हुआ है कि नहीं? लेकिन स्क्वायर ने एक्स्ट्रा एरिया इधर गेन भी तो किया हुआ है। तो एरिया गेन्ड इज इक्वल टू एरिया लॉस्ट, तो मतलब दोनों के एरियाज सेम हुए। और जब हमने एरिया कैलकुलेट किया, एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू हाइट, तो इसकी लेंथ थी डेल्टा टी, हाइट थी फोर्स, तो लेंथ इनटू हाइट बिकम्स एवरेज फोर्स इनटू टाइम, व्हिच इज कॉल्ड। तो इस ग्राफ का एरिया आपको क्या दे रहा है? इंपल्स। तो चेक करते हैं कि इंपल्स बेसिकली है क्या। इधर देखो, फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर है? चलो फर्ज करो हम ये कह देते हैं कि ये फोर्स कौन सी फोर्स है? एवरेज फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकंड होगा। समझेंगे नहीं समझे? और एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो हमें इसकी सारी एग्जांपल्स पता है, क्योंकि ये फोर्स कौन सी है? ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तो जब मैं बॉल कैच करता हूं तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता हूं तो फोर्स कम हो जाती है। गाड़ियों के एयर बैग, रेसलिंग में सॉफ्ट ग्राउंड, कुश्ती के लिए मट्टी में कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो इन तमाम प्रोसेसेस में अगर आप देखें तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा के, मोटरसाइकिल का सेफ्टी हेलमेट अंदर फोम लगा होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा के फोर्स को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इंपल्सिव फोर्स को वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आ गई कि नहीं?
So this is all happening in these examples. यहाँ पे वो सारी example आप enlist कर सकते हैं. समझ आ गई? Yes, sir. सर जी ये चीज ऊपर से एक चीज है